अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और हम एग्जांपल के तौर पे किसी सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। इसके एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है या रिडक्शन होती है, कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों को इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और हम इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना भी डिस्कस करेंगे। समहाउ हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वेरी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए इसकी एक जनरल सी बहुत सादी सी डेफिनेशन लिखता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ सिस्टम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि इसकी ऐसा apparatus है जिसके कुछ पार्ट्स हैं। इसमें करते क्या हैं, इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? टू ड्राइव। किस चीज को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए? किस चीज को चलाने के लिए? अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई रिएक्शन खुद से नहीं हो रहा और उसको जबरदस्ती आप चलाना चाहते हैं तो आप करंट यूज करेंगे और जिस सिस्टम में आप ये प्रोसेस करवाएंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कराएगा। स्टूडेंट, आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम के कुछ पार्ट्स में आइडेंटिफाई करने लगा हूं। ये एक है मेटल की स्ट्रिप और एक ये है मेटल की स्ट्रिप। ये ब्लू कलर का जो इसमें लिक्विड है, सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो मैंने इसके अंदर सर्कल बनाया हुआ है ये डीसी सोर्स है। अब मैं इसको वन बाय वन हाईलाइट करता हूं। ये जो ग्रे कलर की मेटल स्ट्रिप है ये इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड पे चूंकि ये डीसी सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है लिहाजा इस पे सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड है डेट इज एक्चुअली एनोड। तो ऐसा टर्मिनल या पीस ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, स्ट्रिप ऑफ मेटल जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो एनोड कहलाती है। याद रखिएगा ये लफ्ज मेरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो एनोड कहलाएगा। दूसरे सेल की टाइप यानी कि गैल्वानिक सेल में वो एनोड नहीं कहलाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो एनोड कहलाता है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स से अटैच होता है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये लार्ज लाइन, बड़ी लाइन से शो हो रहा है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है। जो बड़ी लाइन है डेट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। ये आपके सामने एक सेल आ रहा है, आप देख सकते हैं इसका एक हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल है, एक हिस्सा नेगेटिव। ये मैंने यही सेल समझे यहाँ पे फिट किया हुआ है। अब जब पॉजिटिव टर्मिनल से आपका मेटल स्ट्रिप जुड़ी होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव टर्मिनल से अगर आपकी मेटल स्ट्रिप जुड़ी होगी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। ये ऊपर वाला हमारे पास डायरेक्ट करंट का सोर्स है या सेल है। आप इसे डायरेक्ट करंट का सोर्स कह लें या सेल कह लें। मैं यहाँ लिख देता हूं डायरेक्ट करंट का सोर्स है या सेल है। ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है डेट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक्चुअली आयंस होते हैं। वो आयंस दो तरह के हो सकते हैं, वो पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट है इससे NaCl तो उसमें कुछ आयन सोडियम के होंगे, कुछ आयन आपके जो होंगे वो किसके होंगे, वो होंगे स्टूडेंट्स क्लोराइड के। क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो मूव करेंगे करंट ऑन करने पे टुवर्ड्स एनोड। जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं
वो एनोड की तरफ जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। उसकी वजह क्या है? ये रूल है कि चार्जेस हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे टुवर्ड्स देयर ऑपोजिट टर्मिनल। मसलन पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, यही वजह है कि उसे हम कैट आइन कहते थे। तो कैथोड की तरफ जाने वाले जो आइंस होंगे वो होंगे कैट आइंस, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस कैथोड पे जाने वाले। कैथोड पे खुद क्या चार्ज है? नेगेटिव। एनोड पे खुद क्या चार्ज है? पॉजिटिव। लेकिन उस पे तरफ जाने वाले आइंस कहलाएंगे एन आइंस। अब जब आप करंट ऑन करेंगे ना, ऑन करेंगे तो ये आइंस जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे ऑपोजिट टर्मिनल्स पे। होगा क्या, जरा इसको देखते हैं। जब आप करंट ऑन करेंगे ना तो इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करना शुरू हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्शन शो करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। अब इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्शन में दो रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एनोड के ऊपर और एक होता है कैथोड के ऊपर। यानी कि जो टर्मिनल्स है ना, जो मेटल स्ट्रिप्स हैं जिनको आपने डीसी सोर्स से जोड़ा हुआ है, यानी कि एनोड जिसपे क्या चार्ज है? पॉजिटिव, और कैथोड जिसपे क्या चार्ज है? नेगेटिव। इधर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, इन पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब एनोड की तरफ कौन से आइंस जाते हैं? नेगेटिव आइंस मूव करते हैं। कैथोड की तरफ कौन से आइंस जाते हैं? पॉजिटिव आइंस मूव करते हैं। होता क्या है? नेगेटिव आइन गया, से नेगेटिव आइन है एक्स नेगेटिव, ये गया एनोड की तरफ, और एनोड को एनोड पॉजिटिव साइन से शो करने की बजाय मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको शो कर देता हूं सिंपल एरो से। ये एक्स गया एनोड की तरफ, एनोड को जाके इसने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एनोड ने कहा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से मेरे पे कौन सा चार्ज आया हुआ है? पॉजिटिव। तो एनोड इससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और इसको न्यूट्रल बना देगा। तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो एनोड ने रिलीज करवा दिया, निकलवा दिया, और इसको कन्वर्ट कर दिया न्यूट्रल एटम के अंदर। दूसरी तरफ क्या होगा? कैथोड की तरफ जाएंगे पॉजिटिव आयन, से वाई पॉजिटिव गया, तो वो कैथोड की तरफ अगर जाएगा तो कैथोड को कहेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैथोड कहेगा मेरे पे नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। इसको हम कहते हैं डेपोजिशन ऑफ आयंस। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डेपोजिशन ऑफ आयन, जिसमें आयंस माइग्रेट कर जाते हैं। और ये जो डेपोजिशन हुई है आपकी, इसमें आयंस कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इधर होती है इनकी ऑक्सीडेशन। तो मैं कहूंगा एट एनोड आयंस lose their electrons, so oxidation occurs. अच्छा, इधर क्या होता है? कैथोड की तरफ इसको हम किसी और कलर से लिख लेते हैं। एट कैथोड आयंस गेन इलेक्ट्रॉन, या अगर तो आयन फॉर एग्जांपल ड्यूली पॉजिटिव चार्ज है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मैं लिहाजा इलेक्ट्रॉन का एस ब्रैकेट में लिख लेता हूं, जो शो करता है एक भी गेन कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी गेन कर सकते हैं। सो रिडक्शन होती है, रिडक्शन। अब मैं इसको हिंट से समझाता हूं और आपने इसको याद रखना है, ये आपके एंटी टेस्ट में काम आएगा। देखें, मैं यहां लिखने लगा हूं एन ओक्स। आपको नहीं पता एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है या कैथोड पे रिडक्शन होती है, और यहां पे लिखने लगा हूं रेड कैट। ये अब आपने जिंदगी भर याद रखना है, एन ऑक्स रेड कैट। ये क्या शो कर रहा है? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन।
रेड कैट क्या शो कर रहा है, रिडक्शन हो रही है कैथोड पे। तो ये आपको एंटी टेस्ट में काम आएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोक्स और रेड कैट आपको याद करा देगा कि इनका क्या मतलब है। स्टूडेंट, जो ये रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की सूरत में, जो ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये तब तक पॉसिबल है जब तक सॉल्यूशन में आयंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा करता हूं, आपके सामने एक डायग्राम आ रही है, ये NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें कंडक्शन हो रही है। जब तक इसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस डिपॉजिट होते जा रहे हैं तब तक कंडक्शन होती जाएगी। जब आयंस खत्म हो गए तो इनकी कंडक्शन बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं पहले लाइट बल्ब जल रहा था, अब डायग्राम में लाइट बल्ब नहीं नजर आ रहा आपको जलता हुआ। उसकी वजह यह है कि जितने आयंस थे सॉल्यूशन के वो इस्तेमाल हो गए। तो तब तक कंडक्शन पॉसिबल है जब तक डेपोजिशन होती जा रही है। अब इस सारे प्रोसेस को, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पे, इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो केमिकल रिएक्शंस है इलेक्ट्रोड हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम जरा इसको थोड़ा सा फर्दर स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस को समझते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है? द electrochemical reactions, the electrochemical reactions that occur, जो होते हैं, कहाँ पे होते हैं? एट द इलेक्ट्रोड्स, यानी कि एनोड और कैथोड पे। वो केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक करंट के जरिए जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको जो कहां पे हो रहे हैं? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हो रहे हैं। कब? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट, मैं ना आपको इस डेफिनेशन को समझाता हूं, फिर इलेक्ट्रोलिसिस के लफ्जी मतलब को भी समझते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। किन चीजों का? उन आयंस का जो कहां चले जाते हैं? इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, सोडियम आयन जो है वो गया कैथोड पे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एक गेन किया और कन्वर्ट हो गया सोडियम मेटल के अंदर। पहले वो आयन था, अब वो मेटल के अंदर कन्वर्ट हो गया और डिपॉजिट हो गया ऑन कैथोड। तो मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस असल में वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है जो कब होते हैं? जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होती है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास किया जाता है। वैसे इलेक्ट्रोलिसिस का ना जो जनरली मतलब लिया जाता है ना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टू ब्रेक या ब्रेक डाउन करना। तो करंट के जरिए किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना। फॉर एग्जांपल, यही सोडियम क्लोराइड को अगर मैं लिखूं तो सोडियम क्लोराइड जब मेल्ट किया जाता है तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है। इस मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से जब करंट पास किया जाता है तो सोडियम मोल्टन फॉर्म में करंट पास करने पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करता है और उस कंडक्शन के नतीजे में सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है एज अ सोडियम मेटल। क्लोरीन एनोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एज अ क्लोरीन गैस। तो अगर मैं इसे बैलेंस करूं तो ये इक्वली बैलेंस होगा इस तरह। स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन लिखवाया है इसमें हुआ क्या है? असल में मेरे पास था सोडियम क्लोराइड, उसको मैंने मेल्ट किया तो वो कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये हुई आयोनाइजेशन, ये प्रोसेस हुआ था आयोनाइजेशन। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें से करंट पास किया ना, करंट पास करने पे वो ब्रेक डाउन ही हो गया। मतलब NaCl सोडियम मेटल में अलहदा हो गया, क्लोरीन गैस में अलहदा हो गया। मैं कहूंगा ये तो इसकी ब्रेकडाउन हो गई, डीकंपोजिशन हो गई। तो इस डीकंपोजिशन को, ब्रेकडाउन को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं असल में। तो इसको साइंटिफिकली हम क्या कहेंगे? साइंटिफिकली कहेंगे कि ये ब्रेकडाउन इसलिए हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर
इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकर हो गया। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकर हो गया? सोडियम ने कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्लोरीन के 2 आयंस ने एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन दे दिए, जिसकी वजह से हुआ क्या, हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड पे है वो होने की वजह से जो हमारा कंपाउंड था वो ब्रेक डाउन हो गया। अब किसी कंपाउंड को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो उसकी प्रोडक्ट्स बनेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम क्लोराइड मोल्टन को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूं तो इट प्रोड्यूसेस सोडियम एंड क्लोरीन। लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, यानी कि कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स कौन से, जरा उनको पढ़ते हैं। स्टूडेंट ये 2 मैंने टेबल्स पेस्ट की हुई हैं। पहला फैक्टर हम पढ़ते हैं जो इन टेबल से रिलेटेड है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल अगर तो आपके पास मोल्टन है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी तो प्रोडक्ट सिंपली प्रिडिक्टेबल है। आप उसके मोल्टन से आसानी से अंदाजा लगा लेंगे कि उसकी जो पॉजिटिव पार्ट है वो कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, जो नेगेटिव पार्ट है वो एनोड पे डिपॉजिट होंगे। फॉर एग्जांपल मोल्टन स्टेट में अगर लेड ब्रोमाइड होता, या लेड ब्रोमाइड की बजाय हम यहाँ लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, वो ज्यादा हमारे लिए फिजिबल होगा। सोडियम क्लोराइड होता तो सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में जो प्रोडक्ट्स बनाएगा वो वही होंगे जो इसके आयंस हैं, यानी कि सोडियम आयन सोडियम मेटल बनाएगा, क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस बनाएगा। सो जो उसके आयंस हैं वही प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोलाइट मैं लेता हूं एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, फिर हमारी प्रोडक्ट थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। वो फिर इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा जो आयंस हैं उनका आपस में क्या कंपटीशन है। मसलन अगर मैं सोडियम क्लोराइड एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो मेरे पास सोडियम और क्लोराइड आयन नहीं बनता, बल्कि होता यूं है कि जब मैं एक्वस सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करता हूं ना, तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन तो वाटर में मौजूद होते ही होते हैं, साथ साथ वाटर के अपने आयन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद होते हैं। अगर तो मैं डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड बनाता हूं, डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड यानी कि मैंने डाइल्यूट सा सॉल्यूशन बनाया, तो हाइड्रोक्सिल आयन जो होंगे ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर तो मैंने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया तो क्लोराइड आयन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। मैं अभी इतनी कॉम्प्लेक्स डिटेल में जाने की बजाय सिंपल बात करता हूं। एक्वस सॉल्यूशन है मेरा कंसंट्रेटेड, तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना हैलोजन के, ब्रोमाइड क्लोराइड वगैरह, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। लेकिन सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की डेपोजिशन डिस्चार्ज होने की सलाहियत ज्यादा है। क्यों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो रिडक्शन पोटेंशियल को शो करती है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो या पॉजिटिव वैल्यू में ज्यादा हो, वो इजीली डिस्चार्ज हो जाता है, वो पहले भाग के पहुंच जाता है टुवर्ड्स, किस तरफ पहुंच जाता है, कैथोड पे। मसलन आपके सामने ये एक मेटल्स और हाइड्रोजन की लाइन बनाई हुई है। ये लाइन क्या शो कर रही है? ये असल में लाइन शो कर रही है कि आपके पास जो मेटल्स है ना, अगर मैं मुकाबला करूं, हाइड्रोजन नीचे है तो ये सबसे पहले डिपॉजिट होगा बानिस्बत पोटाशियम के, सोडियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के, जिंक के। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन में जिंक है और उसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन है, दोनों की रेस लगेगी तो हाइड्रोजन चूंकि ज्यादा इजीली डिस्चार्ज होता है, लिहाजा ये चला जाएगा कैथोड पे जिंक को पीछे छोड़ के और जाके वहां रिएक्शन शुरू करके हाइड्रोजन गैस बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जिंक नहीं है आपके पास यहाँ पे है सोडियम, तो सोडियम और हाइड्रोजन की रेस लगे तब भी सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से पीछे रहेगा और हाइड्रोजन पहले जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। सो ये जो सीरीज मैंने लिखी है ये आपको किसी हद तक याद करनी पड़ेगी। मैं वैसे आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, जिंक और लेड ये हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, लिहाजा ये हाइड्रोजन के मुकाबले में हार जाते हैं, रेस कैथोड पे नहीं पहुंच पाते। तो अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा तो फिर हमारे पास 2 किस्म के आयंस हैं और उसमें हाइड्रोजन जीतेगा।
तो अब आपकी जो एक्वस सॉल्यूशन की प्रोडक्ट्स बनेंगी वो हाइड्रोजन और क्लोरीन बनेंगी। इसका मतलब दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। ऐसा नहीं है कि आपने एक्वस सॉल्यूशन बना लिया तो आपने वो प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर दी, वो मुश्किल हो जाएगी प्रिडिक्शन। वो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर है। मैंने क्या ट्रिक बताई है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, जिंक और लेड और एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन से पहले होते हैं। लिहाजा अगर हाइड्रोजन और इन आइंस की रेस लगे तो हमेशा हाइड्रोजन जीतेगा। ग्रुप 1 में मेरी यहां मुराद है पोटाशियम, सोडियम। ग्रुप 2 में मेरी यहां मुराद है कैल्शियम, मैग्नीशियम। स्टूडेंट दूसरी क्या चीज है, आपका इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए अगर तो आपका इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है तो फिर तो आपका सिंपली हाइड्रोक्सलाइन ही डिपॉजिट होगा, कोई हेलोजन, कोई सल्फेट, कोई नाइट्रेट, कोई डिपॉजिट नहीं होगा। अगर तो आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है, से NaCl जो है आपने 3-4 चमचे नमक डाल के इलेक्ट्रोलाइट बनाया हुआ है, इन दैट केस क्लोराइड आयन डिपॉजिट होगा, यानी कि जिस नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो इसमें भी एक छोटी सी बात है जो समझने की जरूरत है, वो क्या, अगर तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड आयंस हैं, क्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डिपॉजिट होंगे, सल्फेट नाइट्रेट तब भी डिपॉजिट नहीं होगा। यानी कि कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, उसमें नाइट्रेट और सल्फेट और फास्फेट इनका कोई लेना देना नहीं है डेपोजिशन से, ये सॉल्यूशन में एज सच मेंटेन रहते हैं, PO4-3। तो मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो हैलोजेंस और हाइड्रोक्सिलाइन का मुकाबला करा रहा हूं। तो अगर हैलोजन और हाइड्रोक्सिलाइन का मुकाबला हो तो डाइल्यूट में तो हाइड्रोक्सिलाइन ही होगा, जो मर्जी कर लो, लेकिन कंसंट्रेटेड में क्लोराइड आयन जैसे होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास है नेचर ऑफ आयन। ये पॉइंट मैं अब आपको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। नेचर ऑफ आयन देखें, अगर तो ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ठीक है, ये डिपॉजिट नहीं होंगे अगर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हुआ इनके साथ। मतलब लेड प्लस 2 और हाइड्रोजन का मुकाबला हो तो लेड नहीं डिपॉजिट होगा, हाइड्रोजन होगा ऑन कैथोड। अगर तो मुकाबला हुआ सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट का हाइड्रोक्सिलाइन से तो हमेशा हाइड्रोक्सिलाइन ही जीतेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन भी पीछे रह जाते हैं क्योंकि हाइड्रोक्सिलाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से ये डिपॉजिट होता है। लास्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक वो जो इनर्ट होते हैं, एक वो जो मेटल के ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक बीकर है और इस बीकर में आपके पास 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं और इनको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है और इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट है उसका सॉल्यूशन है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड्स की मौजूदगी में जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे ना, तो एनोड वाला कॉपर जो होगा, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और कैथोड वाला जो कॉपर होगा ना, उसका मैस इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यही रिएक्शन मैं करवाऊं किसको लेके, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लेके, यानी कि पहले मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड्स लगाए, अब मैं लगाता हूं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। मैं क्या करता हूं, इसमें ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स लगा देता हूं और इनको कनेक्ट कर देता हूं इलेक्ट्रिसिटी से, और ये इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब हमारे पास जो एनोड है ना, एनोड वो है ग्रेफाइट का, लिहाजा वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसकी जगह एनोड पे
ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, और कैथोड पे बेशक वो ग्रेफाइट का है, लेकिन वहां पे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब एक बात समझें कि इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट प्ले करेगा। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं जो मेटल्स हैं, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या वो इलेक्ट्रोलिसिस में हिस्सा लेता है या नहीं। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट, ये एक टेबल है, इस टेबल को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पहले दो मोल्टन साल्ट्स हैं, लिहाजा इनकी तो प्रिडिक्टेबल है, लेड और सोडियम, ब्रोमीन और क्लोरीन, जो आयंस हैं वही प्रोड्यूस है। सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन से हार जाता है, लिहाजा हाइड्रोजन और क्लोरीन। कॉपर क्लोराइड, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, ऊपर नहीं है, लिहाजा हाइड्रोजन कॉपर से हार जाएगा। चाहे आप इसको यूं समझें या आप यूं समझेंगे कॉपर +2 की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, लिहाजा इन दोनों साल्ट में जो कॉपर होगा ना वो हाइड्रोजन को हरा के डिपॉजिट होगा। पोटाशियम सोडियम, ये तो वैसे ही हाइड्रोजन से आ जाते हैं, लिहाजा यहाँ हाइड्रोजन ही डिपॉजिट होगा। मैंने आपको बताया था कि कॉपर क्लोराइड का अगर कंसंट्रेटेड होगा तो क्लोरीन होगा, अगर सोडियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड का डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो एनोड पे ऑक्सीजन डिपॉजिट होगा। पोटाशियम नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन तो डिपॉजिट ही नहीं होते कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, और लिहाजा उधर ऑक्सीजन ही डिपॉजिट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी ऑक्सीजन होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड में इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, सल्फेट आयन डिपॉजिट नहीं होते, लिहाजा वो ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करेंगे। इसको और डिटेल में हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और सॉल्ट्स में डिटेल में पढ़ लेंगे। फॉर अ टाइम बिंग ये आपके समझने के लिए बहुत जरूरी था। आई होप ये आपने समझा है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।